कारण थे जो कि अलसी फसल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बात करते हैं कि क्या पोटेंशियल टेक्नोलॉजी हो, क्या ऐसी तकनीकी हो जिसका प्रयोग करके किसान भाई जो है अधिकतम उत्पादन अपने क्षेत्र में प्राप्त करें। तो उसके लिए हमारी जो फर्टाइल ज़मीन है, जो हमारी उर्वर भूमि है, हम उसका चुनाव करें। साथ में उसमें 2-3 प्लाउइंग करें, 2-3 जुताई करें और पल यदि संभव हो, पानी की आवश्यकता हो तो पलेवा दें। पलेवा की यदि व्यवस्था नहीं है तो सूखे में बुआई करके पानी देना सबसे अच्छा माध्यम है बेहतरीन अंकुरण के लिए। बीज उपचार हेतु आप थायरम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। बायो फर्टिलाइजर के इसके बाद जो है यदि आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोपिड 48 एफएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में आपको एज़ोटोबैक्टर और पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जब आप यदि आप पलेवा देते हैं, तो मृदा के उपचार के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है यदि आप इसका स्प्रे करते हैं या कि गोबर की खाद में 7 दिन पहले मिला के अच्छी तरह से इसका द्विगुणन करने के उपरांत गीले खेत में फेंकवा के और फिर जुताई करते हैं तो इसके बड़े अच्छे परिणाम देखे गए हैं। बुआई का समय जो है नवंबर का फर्स्ट फोर्टनाइट 15 नवंबर तक बहुत अच्छा समय माना गया है। हमारे ज़ोन 3 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में क्योंकि धान मुख्य फसल है, तो नवंबर पूरे महीने में जो है अलसी की बोनी की जाती है। बीज दर इसकी जो है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर है। अ, लाइन सोइंग रो टू रो जो कतार से कतार की दूरी है, तो वो जो है 25 सेंटीमीटर की रहती है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र सिंचित अवस्था में 80-40-20 देना है और 80-40-20-10-10 इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और जिंक की मात्रा है। यदि रेनफेड अवस्था में या सिंचित अवस्था में हम खेती कर रहे हैं, तो 40-20-10 और 5 किलो जो है इसका जो है उ उ उर्वरक का डोज़ होगा। मैं पहले देखा गया है कि इसमें बीज का मैनेजमेंट जो खरपतवार हैं, जो उग आते हैं, जो चाहे वो सोयाबीन का अवशेष हो या सरसों का हो, तो ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो है ये वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं उत्पादकता को। साथ ही साथ जो हमारे घास-कुल के हैं और अन्य चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो हमारे खेतों पे हैं, तो यदि हमने पलेवा करके नहीं बोया है तो उसकी अधिकता होती है और उसके प्रबंधन के लिए जो है क्लोडिनाफाप जो जो है 60 ग्राम एआई पर हेक्टेयर प्लस मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम एआई पर हेक्टेयर को जब हमारी फसल जो है मुख्य फसल अलसी जो है 2 से 3 लीफ स्टेज की हो जाए या इसका वेस्टा का आता है एक रेडी मिक्स करके 400 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो है हैंड होइंग, कुल्फा चलाना और डोरा कुल्फा ये सब बहुत ही इफेक्टिव है। कुल मिला के नमी के संरक्षण के साथ-साथ ही जो है फसल की वृद्धि करने में सहायक हैं। सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई जो है फर्स्ट सिंचाई जो है आप यदि ड्राई सोइंग करते हैं, सूखे में बुआई करते हैं तो 1 पानी आपको तुरंत देना पड़ता है अंकुरण के लिए और उसके बाद 30 दिन में 25 से 30 दिन में आप पानी दें और इसके बाद 50 से 55 दिन में आप पानी का दें। स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करते हैं तो कम से कम 8 घंटे की सिंचाई करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बीमारियों का हम कैसे मैनेजमेंट करें तो उसके लिए जो है समर प्लाइंग जो है हम करें। गर्मियों में गहरी जुताई करना आवश्यक है और इसके बाद हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग कर सकते हैं बिफोर प्लैंकिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। साथ ही साथ बाद में भी हम ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बहुत ही अच्छा जो है बैक्टीरिया है और जिसका हम उपयोग करके जो है ये फंगस और बैक्टीरिया का उपयोग करके हम जो है अपनी फसल में को अच्छी वृद्धि तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा सल्फर
सल्फर बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, फसल की वृद्धि में सहायक है। साथ ही साथ पाले की समस्या यदि है, अधिक ठंड से भी हमारी फसलों को बचाता है। तो इसको जो है अलसी फसल में फूल आने से पहले जो है, यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो हमारी जो भभूतिया रोग है उससे भी बचाव करता है, साथ ही साथ जो है पाले से भी बचाव करता है और फसल में जो है तेलांश में, फसल में तेल की मात्रा की वृद्धि करने के साथ-साथ जो है उपज में भी वृद्धि करता है। कटाई-गहाई मुख्य रूप से तब करनी चाहिए जब हमारे पत्तियाँ झड़ने लगें और पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ, तब हम इसको फसल को चाहे तो हाथ से करें, चाहे तो हम रीपर की माध्यम से कटाई-गहाई करें, चाहे तो हम हार्वेस्टर को की माध्यम से कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से भी इसकी कटाई-गहाई बहुत अच्छे से की जाती है और उसमें उसी में जो है इस बात का ध्यान रखें कि जो सेटिंग होगी कटाई की हार्वेस्टर के माध्यम से यदि करते हैं तो धनिया की सेटिंग में हमको काटना है। मतलब उसकी हवा बंद करके हम लो मोशन पे करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि सफलता की कहानी और इसका जो वैल्यू एडिशन पे काम हुआ है, उस प बिफोर इससे पहले कि सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, इससे पहले कि जैविक खेती के माध्यम से भी बहुत अच्छे अलसी के में परिणाम देखने को मिले हैं और हमारे कई किसानों ने, चाहे नरसिंहपुर में राकेश दुबे हो, चाहे जो है मंदसौर सुवासरा मंदसौर में अर्जुन पाटीदार साहब हो, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं जैविक खेती को आगे ले जाने में। पिछला वाला बैक, बैक सौरभ जी, और बैक, और बैक। हाँ, तो इस दिशा में जो है जैविक खेती में बहुत ही अच्छा काम किया गया है हमारे सागर में इस परियोजना के अंतर्गत किसानों के माध्यम से। और हमारे जो अर्जुन पाटीदार जी हैं, मैंने उनकी सफलता की कहानी जो प्रदर्शित की है, 17, 18, 18, 19 से सतत ये जो है आज भी जो है अलसी एक बड़े रकबे पे लेते हैं और उद्योगों को जो रोस्टेड अलसी का बड़ा मार्केट है, उनको ये जो है लगभग 90 से 100 रुपए किलो के दर से उपलब्ध कराते हैं क्योंकि अलसी पूरी तरह जैविक होती है। इसमें किसी भी प्रकार का ना उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, ना ही किसी भी प्रकार की जो है कीटनाशियों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छी, अगर आप देख रहे हो, तो इसकी जो नेट मॉनिटरिंग रिटर्न है, ₹1 लगाने पे 6 से ₹7 किसान को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए जो इनका बीज उपचार किया जाता है इनके द्वारा, वो ट्राइकोडर्मा विरिडी के से किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का फफूंदनाशी का इस्तेमाल नहीं करते। सूखे पलेवा करने के बाद, सूखे में बुवाई करने के बाद 2 पानी इसमें दिया जाता है 30 से 45 दिन में और जीवामृत में 1 से 2 स्प्रे जीवामृत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है अर्जुन पाटीदार जी की, कि ढेंचा की फसल ये आवश्यक ग्रीन मैन्योरिंग के लिए लेते हैं, जो इनके जो पोषण प्रबंधन में बहुत हद तक सहायक होती है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। अब बात करते हैं हमारे जो खुरई हमारे सागर जिले में खुरई है और खुरई के हमारे किसान जी श्री आलमवीर सिंह रंधावा जी हैं। इन्होंने वर्ष जो है 2 साल लगातार अलसी की बड़े पैमाने पे खेती की और जिनके परिणाम बहुत ही सुखद हैं, आज आपको देखने को मिल रहे हैं। 16-17 और 17-18 में इनने बड़े पैमाने में अलसी की खेती की, पूरी तरह मैकेनाइज़्ड था, पूरी तरह यंत्रीकरण की सुविधाओं का उपयोग किया और साथ ही साथ जो संतुलित मात्रा है फसल की, उसका प्रयोग किया। इस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जो है वीडीसाइड खरपतवार का प्रबंधन, साथ ही साथ जो है सिंचाई का प्रबंधन, बहुत ही शानदार तरीके से किया। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। सौरभ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि जो है पहले वाली। हाँ, बात करते हैं हम अपनी अगली सफलता की कहानी पे और इसके लिए हमारे जो किसान हैं, वो हैं आदरणीय दिनेश माहेश्वरी साहब। दिनेश माहेश्वरी अ, उम, वैज्ञानिक हम ज़रूर हैं, हमारा काम अनुसंधान करना है, लेकिन खेत में जो हमारे नित्य नवीन नवाचार हम किसानों के माध्यम से किए जाते हैं, निश्चित रूप से वही मील का पत्थर साबित होते हैं किसी फसल के प्रमोशन में। हम स्वयं उ उ हम वैज्ञानिक लोग इतने ज़्यादा फसल के जो है हम अनुसंधान करके नई प्रजातियों का विकास करते हैं, लेकिन जो तकनीकी हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी कड़ी में हमारे जो किसान हैं, श्री दिनेश माहेश्वरी साहब, जीवन में जो कुछ भी सीखा इस फसल में वो किसानों से सीखा है। इसको कहने में हमको कुछ जो है कोई संकोच नहीं है कि अलसी का जो वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वो किसानों के पास जाके किसानों को अपनी प्रजातियों को किसानों के पास पहुँचा के और उन किसानों के माध्यम से जो प्रयोग किए गए वो बहुत ही शानदार रहे इस फसल के बढ़ाने पे। और आज हमारे किसान जिनको हम आपको दिखा पा रहे हैं, वो श्री दिनेश माहेश्वरी जी हैं। ये इनका गाँव जो है गुंदरई है, बनखेड़ी ब्लॉक जिला होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जिले की विशेषता ये है कि यहाँ इस बनखेड़ी ब्लॉक में गन्ने की खेती होती है नरसिंहपुर तक। पानी का बहुत ज़्यादा दोहन होता है गन्ने पे और गन्ने की फसल की उत्पादन लेने के बाद इतना पानी नहीं बचता कि जो है 4 से 5 पानी की चाहने वाली गेहूँ की फसल ली जा सके। तो आदरणीय जो है दिनेश माहेश्वरी जी से हमारी चर्चा हुई और दिनेश माहेश्वरी जी को जब अलसी की बात करी, तो जो है इन्होंने 17-18 में जो है अलसी की 5 प्रजातियां अपने खेत पे लगाई, लगभग 40 एकड़ के रकबे में आप देख पा रहे हैं। और हमारे तत्कालीन परियोजना समन्वयक डॉक्टर पीके सिंह साहब को जब जानकारी दी गई, उन्होंने स्वयं विजिट किया और इन्होंने देखा कि बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से 19 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की अलसी हमारे किसान ने प्राप्त की। जो कि इस बात का परिचायक है कि इस फसल में यदि अच्छे प्रयोग किए जाएँ, इस फसल को भी अन्य रबी की फसलों की तुलना में उतना ही सम्मान दिया जाए, उतना ही उसमें पोषण प्रबंधन, साथ ही साथ जो है सिंचाई का प्रबंधन और साथ ही साथ खरपतवार, निदा नियंत्रण और यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से किसी भी फसल, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चना हो, चाहे सरसों हो, अन्य किसी भी फसल की तुलना में शुद्ध आय की यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि इस फसल की लागत कम है और इससे जो शुद्ध आय प्राप्त होती है वह किसी भी फसल की तुलना में सर्वाधिक है। ऐसा कैलकुलेशन किसानों के यहाँ किए गए प्रयोगों में देखने को मिला है। अगली स्लाइड नेक्स्ट प्लीज। तो यही कहानी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित की गई, जिससे किसानों में जागरूकता आए और इस फसल को अपनाने, इस फसल के रकबे बढ़ाने में मदद मिले। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ओके। इसके बाद वर्ष 18-19 में सीड हब परियोजना में जब हमारे सागर को स्वीकृत हुई, हमारे केंद्र, हमारे विश्वविद्यालय को स्वीकृत हुई, फिर हमने दिनेश माहेश्वरी जी से चर्चा की और उन्होंने सहर्ष जो है 125 गाने की स्वीकृति दी। और आप देख पा रहे हो कि जहां तक नजर है वहां तक सिर्फ अलसी है और अलसी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे दिनेश माहेश्वरी जी ने जो है दिया और इस पोटेंशियल, इस क्रॉप के प्रति उतनी जागरूकता पैदा की, हमारा मनोबल बढ़ाया, साथ ही साथ जिले के साथ साथ प्रदेश के किसानों का और राष्ट्रीय लेवल पे दिनेश माहेश्वरी जी ने, जब हमने भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान को, जो हमारी नोडल एजेंसी है जिसके माध्यम से हम अनुसंधान जिनकी देख-रेख में करते हैं, उन्हें ये जब प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बातें बताई कि हमारे किसान इतना दैट्स बेहतर नाइस। तरीके से, इतने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से अलसी की फसल को उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो जो है नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट प्लीज। तो फील्ड व्यू आप देख पा रहे हैं कि दूसरा जो फील्ड व्यू है, ये हमारी दो प्रजातियों पे काम किया बीज उत्पादन पे। पहली वैरायटी जो है JLS 73 थी, दूसरी वैरायटी JLS 66 है। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही प्रजातियां असिंचित क्षेत्र के लिए जो है अधिसूचित हुई है, लेकिन जब इनका उत्पादन सिंचित अवस्था में किया गया और तब इनका उत्पादन जो है, इनकी पोटेंशियल उपज जो है 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर बेहतर प्रबंधन के द्वारा। मैं फिर एक बात को कहता हूं कि सामान्य प्रबंधन नहीं, ये बेहतरीन प्रबंधन है, जिसके माध्यम से जो है 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किसानों ने प्राप्त किया। इसमें जो बीज दर रही वो 8 किलो प्रति एकड़ की इस्तेमाल की गई, 20 किलो प्रति हेक्टेयर में कहेंगे। और साथ ही साथ जो है बेहतरीन आप देख पा रहे हैं कि शस्त्र क्रियाएं अपनाई गई हमारे किसान के द्वारा। जो खरपतवार नियंत्रण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गेहूं में प्रचुर मात्रा में अपनाया जाने वाला खरपतवारनाशी मेटसल्फुरान और क्लोडिनाफाप है, उसी का प्रयोग जो है हमारे किसान ने भी किया है। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो 1 हेक्टेयर की डोज होती है, उसको आपको अलसी फसल में 1.25 हेक्टेयर में डालना है। मतलब 2.5 एकड़ की डोज को 3 एकड़ में डालना है, उसको थोड़ा डाइल्यूट करना है और तब उसका प्रयोग करना है। तो उससे जो है जो है बहुत अच्छा जो है खरपतवार प्रबंधन में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं उम्मीद करता हूँ हमारे किसान भाई इसको देख पा रहे हो। अ, अ, बहुत ही अच्छा। आपको जहां तक अलसी, वहां जहां तक नजर जा रही वहां तक सिर्फ अलसी दिख रही है। और बहुत ही अच्छा अलसी का उत्पादन जो है उस वर्ष जो है, जो पहले आपने स्लाइड देखी, उसके बाद की लेटर स्टेज है और उसके माध्यम से देखने को मिला। नेक्स्ट प्लीज। साथ ही साथ देखिए पूरे फलसी के खेत में, क्योंकि 150 एकड़ एक बहुत बड़ा रकबा होता है जिसका प्रबंधन आसानी से मैनुअल तरीके से नहीं किया जा सकता, तो ये पूरा प्रबंधन ही मैकेनाइज्ड था। फर्टिलाइजर की छिड़काव के साथ साथ ही सारी जो क्रियाएं हैं, सस्य क्रियाएं, चाहे वो कीटनाशी का हो, चाहे वो जो है पोषण प्रबंधन का हो, सभी जो है यंत्रीकरण के माध्यम से ही संचालित की गई। साथ ही साथ आप नीचे की स्लाइड्स में देख पा रहे हो कि हार्वेस्टिंग भी जो है कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से की गई। तो इसमें सारी प्रक्रियाएं, सारा प्रबंधन, पोषण प्रबंधन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, एनपीके का छिड़काव किया गया, साथ ही साथ इसमें जो है फफूंदनाशी के रूप में जो है एंट्राकॉल का इस्तेमाल किया गया। आप कोई भी फफूंदनाशी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इमिडाक्लोपिड का भी इस्तेमाल किया गया। तो उससे क्या है कि बर्ड फ्लाई जो है इंसेक्ट है, जिसका कभी-कभी प्रकोप हो सकता है। तो उसके लिए यदि हम सावधानी पूर्वक कुछ क्रियाएँ कर लें, वो हमारे फसल के बेहतरीन प्रबंधन और उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो आप देख पा रहे हैं हमारे माननीय विश्वविद्यालय के माननीय प्रमंडल सदस्य डॉक्टर अश्विनी सिंह चौहान साहब, साथ ही साथ डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी साहब, हमारे वरिष्ठ प्रमंडल सदस्य हैं आप दोनों। साथ ही साथ हमारे तत्कालीन संचालक प्रक्षेत्र डॉक्टर तिवारी साहब के साथ-साथ प्रमुख वैज्ञानिक एवं हमारे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सराफ साहब, सभी लोग किसान के खेत पे जो है गए, उन्होंने देखा, उन्होंने ये किसानी के द्वारा किए गए प्रबंधन को की भूरि-भूरि प्रशंसा की। और जो है ये इस फसल के उत्पादन में यह हमारे किसान के द्वारा किया गया प्रयोग निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हुआ। और जिसकी देख रेख में अन्य किसान भी इन्होंने भी भविष्य में इस फसल का उत्पादन बढ़ाने में जो उत्पादकता के साथ-साथ रकबा बढ़ाने में सहयोग किया। और आज रकबा हमारा बहुत तेजी से इस फसल के प्रबंधन के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये 2 प्रमुख जो सीड हब है, सागर और होशंगाबाद में, ये उसके कुछ जो है
जो किसानों के यहाँ प्रयोग किए गए हैं, उसका कुछ जो है प्रिंट मीडिया ने कवरेज किया है। नेक्स्ट प्लीज़। अब वैल्यू एडिशन, क्यों अलसी महत्वपूर्ण है और क्या किया जा सकता है? तो वैल्यू एडिशन पार्ट पे हम आते हैं कि अलसी कितना कैश क्रॉप कैसे बन पा रही है। तो अलसी का जो कैश क्रॉप है वो केवल इसलिए कि इसका जो मूल्य संवर्धन के द्वारा आज हमारी जो आवश्यकताएं हैं दैनिक जीवन में उपयोग करने की, जो पोषण के प्रबंधन की, साथ ही साथ अलसी में क्योंकि प्रचुर मात्रा में लिग्निन होता है, प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, तो ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है, साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन या एंटीऑक्सीडेंट है अलसी, तो इन सब चीजों में अलसी का बहुत हद तक प्रयोग होता है। कुल मिला के इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि अलसी जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्षरित करता है। साथ ही साथ क्योंकि ये अलसी जो है खून को पतला करता है, हृदय घात की बीमारियों से बचाव करता है, गठिया रोग का निदान में भी बहुत आवश्यक है अलसी का तेल से मालिश किया जाना। लिग्निन नामक जो इसमें तत्व पाया जाता है वह कैंसर के प्रति अवरोधी है। तो इसकी क्योंकि किसानों के भी वो आज जो हमारा वातावरण है, शहरी वातावरण और ग्रामीण वातावरण दोनों में भी अलसी के रेगुलर सेवन की जो है हैबिट बढ़ी है। इसके कारण अलसी की मांग बढ़ी है और इसका 30 ग्राम प्रतिदिन का सेवन करने से बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसके जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो ओमेगा 3 कैप्सूल बाजार में प्रचुर मात्रा में जो है उपयोग में लाई जाती है और जिसके कारण हम जिसको ये अलसी का तेल है मुख्य रूप से, पॉलीथीन इसमें पैक करने के बाद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एम्बे जैसी कंपनियाँ इसको ₹1500 के करीब में 80 गोलियाँ इसकी उपलब्ध कराती हैं। कुल मिला के जो है अलसी भविष्य की जो है बहुत ही शानदार फसल है। यदि किसान भाई इसका जैविक तरीके से उत्पादन करें और साथ ही साथ जो भी उत्पादन का उनका मोड हो वो चुनाव करें। लेकिन यदि खान-पान में स्वयं भी प्रयोग करें, साथ ही साथ जो हमारी औद्योगिक माँग है, उसकी भी पूर्ति करें, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को बहुत अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। साथ ही साथ बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारे में जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन साहब के देख-रेख में हमारी जो लाख अनुसंधान इकाई है, अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना है, डॉक्टर मोनी थॉमस साहब उसके प्रभारी हैं और उनके देख-रेख में जो है एक हमारे यहाँ जो है लड्डू बनाया गया और उसमें जो हमारी सबसे मेगा वैरायटी है, जो सबसे ज़्यादा किसानों के द्वारा अपनाई गई वैरायटी है जेएलएस 66, जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा जो है 56%, साथ ही साथ तेलांश की मात्रा, तेल की मात्रा जो है 43% होने के कारण उसका प्रयोग किया गया और और इससे जो है लड्डू जो बनाया गया, उसका जो है हमारे विश्वविद्यालय के भी इतिहास में, साथ ही साथ उसका पेटेंट भी हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है उसका भेजा हुआ है और जो कि अंतिम दौर पे है, पिछले 3-4 सालों की उपलब्धि है ये हमारी और बड़े पैमाने पे इसका जो है उत्पादन करता है, फसाई से हमको इसका लाइसेंस मिला हुआ है और विश्वविद्यालय इसका कमर्शियल रेट अभी क्योंकि कोरोना के कारण सब में रोक लगी हुई है, तो इस पे भी है। बाकी बड़े पैमाने पे इसका जो है उत्पादन करके सभी को उपलब्ध कराता है कमर्शियल रेट पे। तो ये भविष्य के लिए इस दिशा में वैल्यू एडिशन की दिशा में हमारे विश्वविद्यालय का किया गया एक अभिनव प्रयोग है। मैं केवल इसलिए इसको शेयर करने की जो है हमने कोशिश की, क्योंकि किसान भाई यदि चाहें तो स्वयं भी इसका लड्डू बना के उसका दैनिक जीवन में उपयोग करें और अपनी ओमेगा 3 की जो उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की मात्रा है, उनकी क्रियाओं को संपादित करने के लिए लगने वाली जो है एनर्जी को पूर्ति करने वाली जो मात्रा है,
उसको जो है इस लड्डू के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इसका पेटेंट के हैं, पेटेंट में प्रोसीजरल पेमेंट पेटेंट है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय अ, इसका जो है इंग्रेडिएंट का भी पेटेंट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्लीज़। अब बात करते हैं क्यों आवश्यक ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होता है? मतलब गुड फैट और बैड फैट क्या अंतर है? होता क्या चाहिए और हो क्या रहा है और क्यों आज हमारे लिए ओमेगा 3 बहुत महत्वपूर्ण हो गया? तो इसका रेशियो हमारे बॉडी में जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसका जो रेशियो है 1:1 होना चाहिए। लेकिन हमारे खान-पान की ऐसी असंयमित दिनचर्या है कि हम सब वही जो है बड़े पैमाने पे जो है हम दूसरी चीज़ों को खाते हैं जो हाइली कैलोरिक हैं और उससे ओबेसिटी मोटापा बढ़ा है तेज़ी से, थकावट आई है तेज़ी से और इससे ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो असंतुलित हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन-सी फसल में कितना ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 3 किस फसल में कितना होता है। तो इस टेबल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि केवल अलसी है, जिसमें 58% तक ओमेगा 3 रिपोर्ट किया गया है और हम परियोजना हमारा विश्वविद्यालय स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रजाति का सृजन किया गया है, विकास किया गया है और हम अपने प्रदेश के साथ देश के किसानों को उपलब्ध कराने में सक्षम रहे हैं, जिसमें ओमेगा 3 56% है। बहुत अधिक ओमेगा 3 की शायद ये विश्व देश की पहली प्रजाति है, जिसमें इतना अधिक ओमेगा 3 रिपोर्ट किया गया है और यही कारण है कि औद्योगिक रूप से इसकी बहुत अच्छी जो है माँग है। साथ ही साथ और देख रहे होंगे कि अन्य तिलहनी फसलों में कहीं भी ओमेगा 3 की मात्रा जो है इतनी ज़्यादा नहीं। ओमेगा 3 की जो अलसी के बाद में आता है वो तिल है, सिसमी। तिल तिल में ओमेगा 3 जो है अलसी से कम होता है और उसके बाद बादाम आता है, आलमंड। तो इस तरीके से जो है ओमेगा 3 की पूर्ति है, इसलिए आज आवश्यकता है अलसी को अपने दैनिक आहार में शामिल करने की। नेक्स्ट प्लीज़। तो इसको डायट्री विभिन्न बीमारियों के विषय में बताया गया है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना के माध्यम से हमारी जो है वैल्यू एडिशन सेंटर है पुणे में, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। वहाँ के जो डायरेक्टर हेगड़े साहब हैं, उनकी ये स्लाइड है जो मैंने आपको केवल जो है अवेयरनेस अलसी के प्रति जागरूकता क्या फैलाने के चाहिए? उद्देश्य से शेयर की है कि सभी बीमारियों का वही निदान ले है लीजिए ना, अलसी। नेक्स्ट प्लीज। वही पेपर ले लीजिए ना। तो इस तरीके से अलसी का तेल भी उपलब्ध है बाजार में। नेक्स्ट प्लीज। तो कम कर अलसी दो ना अब इसको। अब क्यों। नेक्स्ट प्लीज। इस तरीके से हमारी परियोजना की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से हम नई प्रजातियों का सृजन करते हैं और किसानों को उसका जो है नई नई प्रजातियां नित नए प्रजातियों की खोज करके अनुसंधान करके उनका विकास करते हैं और किसानों को उनका प्रजनक बीज के साथ साथ जो है फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड ये हर तरह का बीज आज केंद्र जो है किसानों को उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इस तरीके से हमारे विभिन्न विजिटर्स हैं जो हमारे तत्कालीन जो है परियोजना समन्वयक महोदय डॉक्टर पीके सिंह साहब हैं और साथ ही साथ हमारे केंद्र के जो है प्रमुख वैज्ञानिक महोदय हैं। साथ ही साथ पुणे के साइंटिस्ट भी विजिट करने के लिए हमारे पास आया और उन्होंने हमारी मॉनिटरिंग के साथ साथ किसानों के खेत में किए गए अभिनव प्रयोगों को देखा और जो है उसकी सराहना की। नेक्स्ट प्लीज। महात्मा गांधी ने कहा है, बहुत ही अच्छा कोट मिला है और जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का कहना है कि जहां तक सी फ्लैक्स के सीड का सवाल है, जब तक वो हमारी रेगुलर डाइट में नहीं होता, रेगुलर आइटम में नहीं होता, तब तक हमारी जो हेल्थ है वो बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए सभी किसान भाइयों से जो आज वेबिनार के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, एक ही निवेदन है
आप चाहे जो खाएं, बस अलसी अवश्य खाएं। और उसकी जो है एक अपनी दिनचर्या में, चाहे वो जिस माध्यम से खाएं, चाहे वो रोस्टेड खाएं, चाहे इसको, क्योंकि सामान्य अलसी को बिना रोस्टेड किए खाना आवश्यक नहीं है, चिंगम जैसा लगता है। तो आप इसको रोस्टेड करके, हाफ रोस्टेड करके आप इसको अपनी डेली डाइट में लें। सलाद के माध्यम से आप ले सकते हैं, आप इसका ग्राइंड करके रोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत भी रोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के लड्डू बनाएँ, चटनी बनाएँ, किसी भी माध्यम से आप इसका उपयोग करें और इससे बेहतर लाभ जो है प्राप्त करें। क्योंकि यही फसल है जो किसान को जो मेरा अनुभव कहता है, इस फसल में विगत 8 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश किया है अपना सर्वश्रेष्ठ देने की इस फसल को, जितनी मेहनत की जा सकती है वो सब कर रहा हूँ, इस फसल को आम किसान की फसल बनाने में। साथ ही ये फसल से बीज से संबंधित बातें थी, साथ ही साथ अलसी के फाइबर, अलसी से जो तना से जो फाइबर निकलता है, उससे फाइबर से भी जो है जो लेनिन कपड़े बनाए जाते हैं, वो अलसी के तने से ही बनाए जाते हैं, उससे जो फाइबर निकलता है। साथ ही साथ फाइबर निकालने के बाद जो रेशे की लुगदी बनती है, उससे कागज बनाए जाते हैं, उनसे ड्राइंग शीट बनाई जाती है, पेंटिंग पेपर, शादी कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, साथ ही अंकुरण परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कागज भी तैयार किया जाता है। तो अलसी एक ऐसा फसल है, जिसके हर पौधे के हर भाग का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता है इस दिशा में बेहतर सोच रखने की और बेहतर जो है क्रियाविधि अपनाने की, जिससे कि आम किसान को भी इसका सर्वश्रेष्ठ जो है इससे आय प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतनी तन्मयता से हमारी बातों को सुना, समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप अलसी को उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। साथ ही साथ आप लोगों के यदि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, वो हमारे बलराम संदेश की तकनीकी टीम है। साथ ही साथ मैं बलराम संदेश को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जिसके माध्यम से हम किसानों को आज इस वेबिनार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध, अलसी फसल की जानकारी उपलब्ध कराने में सफल हुए। तो टीम बलराम भी बधाई का पात्र है। टीम बलराम के विषय में थोड़ा-सा, क्योंकि आदरणीय सौरभ साहब जो टीम बलराम के हमारे प्रमुख सदस्य हैं और प्रेरणा स्रोत हैं वेबिनार के, इनके ही कुशल प्रबंधन और संयोजन के कारण ही हम आज 13वां वेबिनार जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो मैं सौरभ जी की बलराम संदेश है क्या? बलराम संदेश कुछ भी नहीं, एक सोशल मीडिया का समूह है, जो कि किसानों के माध्यम से, किसानों और प्रगतिशील किसानों एवं वैज्ञानिकों के सहयोग से संचालित है। ये एक जो है जिसमें सभी किसानों का पूरा सहयोग मिलता है और वैज्ञानिक भी अपने-अपने इनपुट देते हैं और जो है बलराम संदेश इसी तरह तत्परता से किसानों के बीच उन्नत तकनीकी जानकारियों को उन विश्वविद्यालय द्वारा, चाहे भारत सरकार द्वारा, जो भी जो है इस दिशा में नए-नए अनुसंधान होते हैं, नए-नए नवाचार किए जाते हैं, उनके प्रसार का एक माध्यम है। इन्हीं बातों के साथ सादर धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद ओवर टू प्यासी सर। सौरभ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्यासी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतने अच्छे शब्द कहे बलराम संदेश के लिए। आप उसके सबसे प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। जहाँ तक कुछ तकनीकी कारणों से मेरा डिस्कनेक्शन स्टार्टिंग में हो गया था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तकनीकी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज नेटवर्क भी थोड़ा-सा कहीं-कहीं प्रॉब्लम दे रहा था। पर आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। मैं सभी किसानों की तरफ से, बलराम संदेश की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला है हम लोगों के लिए और ये वेबिनार में अपना प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव है आपका। आप इसके ब्रीडर भी हैं और जीएलएस 66 और जीएलएस की बहुत सी प्रजातियां आपके द्वारा निकाली गई हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ सके। एज ए किसान मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और बलराम संदेश के सभी किसान इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं चाहूंगा अगर कुछ प्रश्न हो तो जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं किसान भाई,
कृपया कर एक-एक कर अपना माइक खोलें और डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं या हैंड रेज करें, हम उनको मौका देते आएंगे अगर कोई किसान भाई कुछ पूछना चाहते हैं। जी, संजीव पलवन साहब हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। संजीव जी, संजीव। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न थोड़ा सा इसके खाने को लेके हटके है। थोड़ा सा अपना कि परिचय देते हैं संजीव भाई, थोड़ा व्यवधान करूंगा, अपना परिचय देते मैं वैसे नमस्कार सर, मैं संजीव, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और पलवल में मैं 3 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ बहुत बहुत पार्ट टाइम। वैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ। बहुत बढ़िया जी जी। और मैं, हाँ जी, मेरा प्रश्न जो है ना इसके मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी कह सकते हैं, मेरा खाने को लेकर है कि मैंने रोस्टेड जब सीड्स लेता हूँ, फ्लैक्स सीड्स, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें मतलब जो है बॉडी में हीट सी महसूस होती है, जिससे मेरे को कई बार जैसे यूरिन में वो भी वो पस थोड़ा भी आ जाता है। वॉमिट का भी आता है कई को सेंसेशन, मुझे आता था। वॉमिटिंग नहीं सर, वो मेरा ना पस सी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ता है। तो अगर कोई इस पे कोई अगर जानकारी मिल सके कि इसको किस तरीके से दूसरे तरीके से खाएं, जिससे हमें नुकसान ना करे। संजीव भाई हमारे बड़े दूर से जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं, जो डॉक्टर साहब कुछ मदद करेंगे। संजीव भाई, आप कितनी क्वांटिटी को डेली डाइट पे लेते हैं? सर मैं पहले तो आधा चम्मच ले रहा था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा और इसके गुण वगैरह सुने तो मैंने क्या किया, उस समय में गलती से सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना शुरू कर दिया। और अब तो क्या है कि मैं अगर आधा चम्मच भी लेता हूँ तो मेरे को वो थोड़ा सा उसमें 2-4 दिन में, 5 दिन में हल्का सा यूरिन में जैसे इशू महसूस होता है। नहीं, फिर आप मत खाएं, फिर आप मत जी, जी। खाएं। वो जैसे बादाम अगर मैं भिगो के खाता हूँ तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर मैं वो भी बेहतर सूखा विकल्प है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बेहतर विकल्प है, बेहतर विकल्प है। बादाम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो लिग्निन है ना, जी जी जी। वो प्रॉब्लम कर रहा है और एक्सेप्टेंस, बॉडी का एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप उसको बादाम के माध्यम से भी पूर्ति कर सकते हैं। ये बादाम समस्या भी वैसे जो मेरे है। को, जी जी, ये समस्या वैसे मेरे को फ्लैक्सीड स्टार्ट करने के 2 साल बाद आई थी। ये उससे फ्लैक्स सीड के कारण नहीं है, फ्लैक्स सीड के जी कारण जी नहीं है। और जो क्वांटिटी 20 से 30 ग्राम पर डे की है, ये WHO की रिकमेंडेड है और WHO ने इसको सुपर फूड का जो संज्ञा दी है। जी तो FAO फूड एंड ने, तो जो है, जो डोज है वो मेडिकली रिकमेंडेड है। लेकिन ठीक है। क्योंकि ये 2 साल नहीं तो आपको शुरुआत में ही होती, तो इससे आपको जो है वो भी तो मिल रहा, मतलब आपको महसूस हुआ होगा कि इसके बेहतर परिणाम हैं। जी 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 ये जी। अभी जो वर्तमान समस्या है, ये इसका कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन यदि आपके ना लेने से आप स्वस्थ हैं, तो मेरी जो है सलाह ये होगी कि आप इसकी पूर्ति बादाम या तिल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है आवश्यक सर। नहीं है कि आप अलसी ही खाएं। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। प्रेम खोरे जी हैं, जरा आप अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रेम खोरे जी। हेलो। हाँ प्रेम हाँ भैया प्रेम बोलिए। भाई। हाँ जी, नमस्कार सर। जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे हमारी काली जमीन है और यहाँ पर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में क्या अलसी का उत्पादन ले सकते हैं और अधिकतम इसका उत्पादन अच्छे प्रबंधन पे क्या हो सकता है प्रति एकड़ में? प्रेम भाई, आप आज मैंने आपको 5 से 6 बार याद किया। जी बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ कि जी अभी जी हाल ही में, मतलब ये समझिए कि आज ऐसा दिन है जब मैंने लोड को अपने कम महसूस किया। नहीं, विगत 1 डेढ़ महीने से जी जीना इतना वर्कलोड था कि समय से बुआई हो जाए हमारी तीनों परियोजनाओं की। साथ ही जी साथ जो सीड हब का प्रोग्राम है उसमें किसानों के पंजीयन हो जाए। तो जी काफ़ी कुछ काम मैंने कर लिया है, थोड़ा-सा आज अच्छा मैं, और यही कारण है कि मैंने सुबह से, जब से मैंने आपके चने को जो है, एक्चुअली दिनेश माहेश्वरी साहब ने हमको सलाह दी कि आप जी अलसी को बेड में लगवाएँ, जी। और बेड में लगाने का काम हम तो नहीं कर पाए। अच्छा। हमने सोचा ज़रूर, लेकिन जी जो है, क्योंकि नहीं कर पाए, कारण और भी हैं। जी एक ही आदमी सर्व जगह सर्वविदित और हर काम नहीं कर पा रहा। जी जी तो मैन पावर की विशेष कमी है हमारे पास। जी कोई नहीं है, जो है, जो आप देख पा रहे हैं वो एक ही आदमी। जी तो इसकी विशेष कमी के कारण नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भले इसको 10 बाई 10 के प्लॉट में लगाएँ,
और जी, कल जी। मैं हर हालत में इसका बीज भेजने की कोशिश करूंगा। जी, और धन्यवाद। आप इसको लगा के फ्लैट पे जैसा आपने चना लगा रखा है, बहुत ही जी, सुंदर और अनुकरणीय प्रयास है आपका। जी, तो जी। आप अलसी को भी करके देखें, जैसा आपने गेहूं ऑर्गेनिक में उगा रखा है, मैंने देखा जी, बहुत सी बेहतरीन खेती की प्रेरणा मिलती है आपको। आप जी, अलसी को भी लगाएं। जी, आप जो भी आपकी मात्रा होगी आप मुझे बता देंगे, मैं इसको कल जो है रवाना कर दूंगा यहाँ से। जी, जी, ठीक है? और जी, आप इसको फिर बाद में अपने जिले के अन्य किसानों तक के वो जो भी इसका बीज उपलब्ध कराएँगे। जी, ऐसी मेरी कोशिश होगी। जी, 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 अ, थैंक यू। धन्यवाद सर। बसंत वर्मा जी प्रश्न पूछना चाहते हैं कुछ। बसंत भाई, बसंत भैया, आपको जी पूछिए। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही, थोड़ा सा माउथ पीस को माइक थोड़ा पास लाइए बसंत भैया। अलसी? हाँ जी। हाँ, हाँ। यही कहीं से मिला है, कौन सी वैरायटी है तो पता मुझे। तो उसको स्प्रिंकलर से उगाया हुआ है और अभी इसको 20-30 दिन होने का है, तो उसको पानी अब देना चाहिए क्या? हालांकि पानी की गिरी है मेरे पास। आपकी प्रजाति पानी तो 30 दिन में देना ही है। प्रजाति कौन सी है वर्मा साहब? सर वो पता नहीं है, वो तो मिल गई यहाँ पे। कहाँ से उपलब्ध हुई? ये पास के गांव से हुई है। अच्छा, गाँव से। चलिए हमको फूल आप फ़ोटो भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आइडेंटिफ़ाई करने का प्रयास करूँगा। प्रजाति सफ़ेद फूल की है या नीले फूल की? सर अभी तो उग रही है वो, मतलब आने दीजिए, समय समय होगा। मैंने इसलिए पूछा कि शायद किसान भाइयों ने आपको बताया हो। मैं तो पूछा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। आप 30 दिन में उसको पानी दीजिए और यदि आपके पास पानी उपलब्ध होगा जैविक के माध्यम से दे सकते हैं तो आप इसको जीवामृत भी दीजिएगा। सर वो तो और करूँगा ही, पूरी जमीन ज जलेगी करूँगा। और साथ ही साथ एक सहजन का टॉनिक, अगर आप सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट भी जीवामृत में शामिल करें तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसके बड़े अच्छे परिणाम मैंने अपने स्वयं के किए हुए हैं, जो मैंने अपने यहाँ केंद्र पे किए हैं। थोड़ा बहुत कुछ करता रहता हूँ, जितने अपने पास उपलब्ध संसाधन हैं। आप इसको पानी दे दें और इसके बाद आप 2 पानी और दीजिए। आपको क्योंकि पानी की कमी नहीं है, तो आप पानी कमी है सर, अच्छा दीजिएगा। कमी है पानी की। पानी तो थोड़ा-थोड़ा दीजिएगा ना, 2-2 घंटे का स्प्रिंकलर चला दीजिए, पर्याप्त रहेगा। हाँ, स्प्रिंकलर से दे देंगे। हाँ, स्प्रिंकलर से ही श्रीमान, स्प्रिंकलर से ही। ओके। अलसी में क्या है कि शुरुआत में उगने में इसको पानी चाहिए, बाद में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल जाती है तो भी ये अपना बेहतर प्रदर्शन करती है। पर मेरी राय ये है कि कम से कम 4 घंटे का अगर इसको स्प्रिंकलर मिल जाते हैं 2 बार, तो अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। और चूँकि आप जैविक विधा के जानकार भी हैं और उसके अभिनव प्रयोग करते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल के लिए जैविक में आपके पास बड़ा अच्छा जो है बीज उपलब्ध होगा और सभी अन्य किसान आपके जिले के लाभान्वित होंगे। धन्यवाद आपका, अलसी को अपनाने के लिए। हिमांशु जी कुछ पूछना चाहते हैं? हिमांशु जी, आप बोलिए आवाज सुन हिमांशु। पा रहे हैं तो कृपया जी सर नमस्कार। जी अपना मैं परिचय देते हिमांशु थे। पासवान, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है हिमांशु जी, पूछिए जी सर। जी सर, थोड़ी अलसी हमने भी लगाई थी पिछली साल भी और इस साल भी। मैं इसमें थोड़ा लेट भी जुड़ा। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हमें पीली अलसी का भी बीज मिला था थोड़ा सा, तो हाँ, हमने हाँ। पीली अलसी का बीज भी लगाया। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जैसे किसानों ने बताया जिनसे बीज लिया था कि पीली अलसी बहुत बढ़िया है, ये उससे भी कई गुना बढ़िया है, तो क्या उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में ऐसा कुछ डिफरेंस है या पीली अलसी और इस अलसी में कुछ डिफरेंस है? बस मैं ये जानना चाह रहा था। जहाँ तक मेरा अनुभव है पीली और ब्राउन जो है दोनों को में, कि पीली में ये कहा गया है, लोग कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल है कि तेलांश जो ऑयल परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, ऐसा। लेकिन अब तक मैंने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया नहीं है। खाने में दोनों ही उपयोगी हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू दोनों की बराबर है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, न्यूट्रिटिव वैल्यू दोनों की बराबर।
डॉक्टर साहब, अपने संजीव पलवल साहब पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में कि वो 1 बीघा में भी बेड पर लगाना चाहते हैं अलसी, तो पेमेंट बेसिस पर बीज कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? बड़ी दिक्कत है बीज की। संजीव सर, संजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपना जी सर, माइक जी। अनम्यूट पे। जी जी बोलिए। आप विश्वास करें कि हरियाणा से कम 6 किसान ऐसे हैं जो विगत 1 महीने से जो है बस साहब आप 5 किलो ही दे दो, और लगातार हमसे कनेक्टेड हैं, और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम उनको अब तक नहीं भेज पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें, हमारा भी व्हाट्सएप नंबर आप चाहे ले लें सर और चैट उस बॉक्स पे में अपना एड्रेस भेज दें। एक्चुअली बीज तो पूरा खत्म हो चुका है, जो हमारे पास अनुसंधान की जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैं उसके माध्यम से निश्चित रूप से जो भी सुलभ और उपलब्ध होगा वो मैं आपको भेजूंगा। मैं एक नंबर भी शेयर करना चाहूंगा सर। ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि अभियान अबोहर के हमारे कुछ बंधु हैं, उन्होंने इसको बेड पे लगाया है कि 2 गेहूं 9 बाय 9 इंच पे गेहूं लगाया है, बीच में अलसी और दोनों साइड में मूली, एक ही बेड के ऊपर इन्होंने इस बार इसका प्रयोग किया है। ये बिश्नोई, सुधीर बिश्नोई और मुकेश बिश्नोई 2 बंधु हैं ये, तो देखते हैं इस बार उनका परिणाम क्या आता है। बहुत अच्छी बात है, आप उनके फोटोग्राफ्स भी साझा कीजिएगा। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा सर, मैं उनका जो उन्होंने लगाया है। निश्चित रूप से। जी जी, 3 फीट का बेड बनाया सर उन्होंने, और उसमें उन्होंने बीच में अलसी ली है, दोनों साइड में गेहूं लिया है, और सबसे कॉर्नर में उन्होंने मूली लगाई है। मैं उनका वीडियो जरूर शेयर करूंगा सर। संजीव भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने पूछा, आप प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मैं भी डाल देता हूं सर, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था क्योंकि ये इस वेबिनार की इंफॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ 20 मिनट पहले आई थी, इसलिए मैं मिस कर गया इसको। कोई बात नहीं, आपको YouTube पे मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग, जल्द से जल्द हम लोग 2 या 3 दिन में नंबर डाल देता हूँ, कृपया मेरे को बलराम संदेश में ऐड कर लीजिए, मैं आपसे शेयर कर। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डाल दीजिए। फॉर्म भी मैंने फॉरवर्ड किया सभी किसान भाइयों से। संजीव भाई मैंने अपना, जी सर, जी सर ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। संजीव भाई, आप सर मैंने मैं शेयर करता हूँ सर, मैं अपना भी देता हूँ नंबर, और आपको ये वीडियो लिंक करता हूँ सर। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दिया है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। समूह चैट बॉक्स में जी जी। दिशांत काम, नमस्कार जी नमस्ते सर, गया प्रसाद बोल रहा हूँ खोरे। हाँ सर, स्वागत है। सर मैं थायराइड ले सकता हूँ, डाइट में अलसी नहीं ले सकता, मेरा ये प्रश्न था। कैसा सर? हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज आ रही है। थायराइड की मैं अलसी ले सकता हूँ, डाइट में नहीं ले सकता हूँ? अरे सब जगह अलसी ले सकते हैं। अलसी एक ऐसी फसल है खोरे जी, अलसी एक ऐसी फसल है खोरे जी कि आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार खाने में डाइट में ले सकता हूँ, खाने में आप थायराइड है मेरे को। हाँ जैसे मेरे को थायराइड है, उसमें तकलीफ नहीं आई थायराइड में। हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही है? आप इसकी थोड़ी मात्रा को ले सकते हैं। आप एक काम करते जी, धन्यवाद। इसके खड़े दाने को, वो जो आपका आटा होता है रोटी बनने के लिए, तो उसमें आप जो है 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिलवा के, और पाउडर भी उतना ही जितना आप 1 हफ्ते का मिक्सी में ग्राइंड करवा लीजिएगा। जी, मिक्सी में 1 हफ्ते से ज्यादा का नहीं, जितना आप हफ्ते भर में कंज्यूम कर सकें, और उसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा, खुले में, ऐसा ढक्कन ना खुला रहे। अलसी की कमी ये है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो रेंसिडिटी आ जाती है, कसैलापन आ जाता है। तो खुला ना रहे ढक्का, और जब शाम को आटा गूंथने को हो तो उसमें 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिला लें, और इसके बाद रोटियां खाइए, कोई दिक्कत नहीं, सर्वश्रेष्ठ। दिशांत, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भैया। देशांत कंबोज जी हैं, थोड़ा अनम्यूट करें माइक। जी जी नमस्कार सर। नमस्ते। मैं यमुनानगर जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ सर, दिशांत। स्वागत है, स्वागत, पूछिए सर। सर हमारे पास जैसे हमने 1 साल लगाया था ये अलसी, और हमारे पास मतलब 20-25 किलो के आसपास निकल गया था, थोड़े से एरिया में था, ज्यादा में नहीं था। तो उसके बाद हमारे पास अभी तक ये रखा हुआ है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि जो ये बीज हैं, जैसे मैं हमारे पास ये इसमें टंकी में रखे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खराब हो जाएंगे जैसे साल 2 साल में? कितना हो गया? अभी सर ये हो चुका है कम से कम 1.5 साल हो चुका है। जो मेरा अनुभव है अलसी का, वो ये कहता है कि सभी तिलहनी फसलों में जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके कारण उनका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है जी। तो अंकुरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हालांकि जो हमारे पुराने लोग हैं, जो आज से 50 साल पहले जब बीज और इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था, और तब तो 2 साल 3 साल ऐसी ही अलसी पुरानी ही लगा देते थे। लेकिन आज का वर्तमान अनुभव ये है कि अगर अलसी पुरानी हुई तो उगती नहीं है। जी। और सर एक छोटा-सा क्वेश्चन और है मेरा। जैसे मान लो हम अलसी उगाना चाहते हैं, तो अभी तक मतलब जो रिसर्च और डेवलप तरीका है मिक्स फार्मिंग करके, मतलब जैसे एक लाइन हमने अलसी की लगा दी और उसके आस-पास हम क्या लगा सकते हैं? अभी तक जो वेरिफाइड तरीका है सर। कोई भी चना है, मसूर है, आप किसी के साथ भी अलसी ले सकते हैं। अलसी सरसों को इवन मिक्स करके बो सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। हम्म। और सर जैसे अलसी ऐसी फसल है, 120 दिन की कुल फसल है, सब जगह फिट हो रही है। जी, जी। और जैसे सर इसको कंज्यूम करते हैं हम, तो इसको कंज्यूम करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं सर? रोस्टेड कर लें, हाफ रोस्टेड कर लें तवा में, इसको डेली में उतना ही रोस्टेड करें जितना आप 7 दिन में खत्म कर सकते हैं, और जी। इसको डेली ले सकते हैं। दूसरा, आप जो है इसको रोटी के में मिक्सी में रोस्टेड करके ग्राइंड करके और रोज रोटी में आटे के साथ में मिला के ले सकते हैं। सलाद अंकुरित अनाज के रूप में ले सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, सब हो सकता है इसका। जी, यहाँ पे तो थोड़ा-सा लड्डू का रहता है, जो फेमस तरीका है लड्डू लड्डू बना सबसे के इसको बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर पर सर जैसे आपको मतलब किसी को डायबिटीज वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो उस जी। लड्डू को गुड़ या शक्कर से ना उसको पैक करने, उसको मतलब गोला बनाने के लिए गुड़ या शक्कर का मिक्स करिए। एडेसिव उपयोग करते हैं, तो उसकी जगह शहद का उपयोग कर लें। शहद बेस्ट रहेगा सर। बेस्ट 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 बेस्ट। अच्छा सर, जैसे मान लो हमारा एरिया जो यमुनानगर का एरिया है, यमुनानगर कुरुक्षेत्र करनाल के बीच में पड़ता है जी, ये पास पड़ता है। तो ये गया बेस्ट हूँ सर, जी, गया हूँ, वो पूरा एरिया करनाल से ही हमारी वाइफ ने पीएचडी की है, मैं गया जी, हूँ। जी। जी, और सर ये बता दीजिए कि जैसे ये बेस्ट जो समय है, सही समय है, वो क्या है अलसी को ग्रो कराने का यहाँ पे? यहाँ की आपकी मुख्य फसल धान है ना? जी, धान और गेहूँ। धान, तो धान के बाद ही तो आप अलसी लगा सकते हैं। जी। धान के बाद अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर 15 तक आप अलसी लगाएं, कतई आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। जैसे सर अभी अभी हमने अब की बार लगाई नहीं है, तो अभी हम लगा सकते हैं? लगाइए लगाइए, हमने परसों बोई है, अच्छा जी, तो यहाँ लगा सकते हैं पानी अभी। चल रहा है। हाँ, ड्राई सोइंग कर दीजिए तुरंत, ठीक है सर, जैसे सूखे बो में बुआई करके बीज उपचार कर दीजिए, जो भी माध्यम हो आपको, रासायनिक या जैविक, सूखे में ठीक है सर। उसकी बुआई कर दीजिए। और इसके बाद जो है तुरंत पानी दे दीजिए स्प्रिंकलर से, या स्प्रिंकलर बेहतर रहेगा, खुला भी दे सकते हैं। खुला पानी भी दे सकते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। लगाइए लगाइए, सब लोग लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देशांत जी। मुझे लगता है सभी प्रश्नों का हो चुका है। और कोई किसान पूछना चाहते हो? थैंक यू सर। थैंक यू देशांत जी। डॉक्टर साहब, शायद सभी प्रश्नों का हो चुका है। चैट बॉक्स भी मैं देख रहा हूँ, शायद चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन हो। चैट बॉक्स भी हमने ले लिए हैं अभी। नहीं सर, चैट बॉक्स भी मेरे ख्याल से पूरे कंप्लीट हैं, जो भी कुछ थे वो हो चुके हैं।
तो हम शायद अपने वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं सौरभ दुबे बलराम संदेश की तरफ से आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी का धन्यवाद देता हूं, संपूर्ण टीम की तरफ से, सभी किसानों की तरफ से, उपस्थित सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और क्योंकि परिचय देते वक्त थोड़ा सा डिस्कनेक्शन मेरी तरफ से हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज हम लोग सफलतापूर्वक अपना 13वां वेबिनार कर पाए पूर्ण रूप से, और शायद बहुत अच्छी जानकारी हम साझा कर सके हैं। और उम्मीद है कि आप सभी भविष्य में भी जुड़े रहें। जिस भी माध्यम से आपको मिली है अगले वेबिनार की और उसके विषय की जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया और आज इतनी महत्वपूर्ण फसल के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए और वेबिनार के लिए। सौरभ जी, जी सर, मैं देख पा रहा हूँ कि शरद वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर स्वागत है। मैं शरद वर्मा साहब से निवेदन करूंगा जी कि होशंगाबाद जिले में मतलब उन क्षेत्रों में जहाँ पे पर्याप्त पानी है, उन क्षेत्रों में अलसी का क्या भविष्य हो सकता है, थोड़ा सा कुछ अपने अनुभव साझा करें सर। शरद भैया प्लीज आप अपना म्यूट करिए माइक। शरद भैया। सर मैं भी प्रैक्टिकल तौर पे लगाने का। हाँ सर। हेलो सर, आज आपकी पूरी ट्रेनिंग ली है। तो मैं भी लगाऊंगा सर सर आज पूरा समझाऊं सर मैं उसको, अलसी को। जी सर। और फिर उसको लगाऊंगा सर। मैं सोच रहा हूँ मेरी बल्लर के अंदर भी लगा के देखता हूँ उसका। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर प्रणाम। बहुत अच्छी जानकारी मिली सर आज, बहुत ही। सब आप लोगों का स्नेह है।